सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। 6 दिसंबर है और एक नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे एक नए जोश के साथ में। और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे सप्ताह आप लोग के अंदर बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन को आप लोग इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि हाँ पूरे जोश के साथ में, तो जो भी काम करोगे आप लोग मजा आएगा। पर लेकिन अगर आप लोग डल डल फील करोगे हाँ नई तो दिन है, क्या हुआ वही तो चल रहा है, सब कुछ जैसा पहले चल रहा था, तो कुछ नहीं होने वाला है। ये आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं कितनी शानदार बात बोली गई है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। इरादों को कमजोर बनाती है नींद, मंजिलों को हासिल करने वाले देर तक नहीं सोया करते। देखिए आप लोगों को ना, आप लोगों की नींद के ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप लोग एक तरीके से वो वाली नींद लेते हैं कि जहां पर पड़े एकदम सो जाएं और एकदम जब मन करे तब उठकर चल पड़े, तो वो वाली चीजें होनी चाहिए। एक आप लोगों ने श्लोक सुना होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथ्य विचय अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो ये सारे की कौमे जैसी चेष्टा, बुगले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कम खाना और कम सोना, तो ये वाली चीजें जो इंसान के अंदर जो रहेंगी वही एक विद्यार्थी के पंच लक्षण है। ये नहीं कि आज को तो बस पूरा दबाकर पनीर या फिर जो भी आप लोग खाते हैं खाया और पूरा दबाकर सो रहे हैं और पूरा अपना एंजॉय चल रहा है। हाँ आप लोग कभी पार्टी वगैरह चल रही है तो आप लोग ये चीजें कीजिए, पर लेकिन रेगुलर अपने आप को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप लोग डिसिप्लिन में रहेंगे उतनी ही अच्छे से आप लोग अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल पाएंगे। और ये माना जाता है अगर पूरे आप लोग डिसिप्लिन में हैं और उसमें से आप लोग 2 दिन का डिसिप्लिन अगर ब्रेक कर देते हैं, तो ये माना जाता है कि लगभग 1 से 2 महीने का जो आप लोगों ने अब तक डिसिप्लिन बनाया था वो ब्रेक कर दिया। तो हर एक दिन को आप लोगों को ढंग से यूटिलाइज करना है। 6 तारीख है आज, काफी शानदार डिस्कशन रहने वाला है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले एडिटोरियल देखेंगे, इसके बाद में हम लोग न्यूज एनालिसिस देखेंगे। तो कंप्लीट न्यूज़पेपर में यहां पर कवर करने वाला हूं। पर लेकिन आज मुझे लगा कि आपका लेक्चर जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से स्टार्ट किया जाए, जिससे कि मैंने यहां पर आप लोगों के लिए सबसे पहले डाला है भीमराव अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी। तो इनके बारे में कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो इनके द्वारा स्टार्ट किए गए थे, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 6 दिसंबर को इनके द्वारा अपनी आखिरी सांस ली गई, पर लेकिन उससे पहले जो कंट्रीब्यूशन इनका रहा वो सैल्यूट करने वाला है, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से यहां पर बात करने वाला हूं। तो कुछ बातें हैं जो कि इनके द्वारा स्टार्ट की गई, कुछ इनकी जो चीजें सेट की गई इनके द्वारा, तो उनके बारे में रेगुलरली आप लोगों से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात करें अगर 1923 में, तो यहां पर बहिष्कृत हितकारिणी सभा इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो एक तरीके की वेलफेयर एसोसिएशन आप लोग बोल सकते हैं, जो कि एजुकेशन और कल्चर के लिए काम करती थी, उन लोगों के लिए जिनको सोसाइटी में बोलते थे कि नीची जाति के लोग हैं, फिर उनको कोई सपोर्ट नहीं करता था, तो उनके लिए इन्होंने काफी लार्ज स्केल पर काम किया। इसी के साथ में 1930 में अगर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कलराम टेम्पल, ये नासिक के अंदर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट एक स्ट्रगल का, मूवमेंट का एक जीता जागता उदाहरण माना जाता है कि राइट दिए गए, जस्टिस दिया गया यहाँ पर ह्यूमन को, काफी एक स्ट्रगल यहाँ पर चला, तो ये भी इन्हीं से कनेक्टेड था जो कि आप लोगों को देखने को मिला। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर आप लोग देखोगे एग्जामिनर की लार टपकी रहती थी, मतलब कि टपकी रहती है, टपकी रहती थी, टपकी रहती है अब भी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था कि देखिए यार गोल मेज पर बैठेंगे और बात करेंगे आपस में कि क्या सही है क्या गलत है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कंट्री में किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना है। हमारे देश के लोगों के साथ में बात की गई अंग्रेजों के द्वारा, तो तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो इनके द्वारा उसमें पार्टिसिपेट किया गया। तो ये बार बार यहां पर पूछे जाते हैं। तो 1930 से लेकर 1932 में चली, लंदन के अंदर ये हुआ करती थी। तो इसलिए था, देखिए बेसिकली यहां पर उस टाइम पर अंग्रेज जो थे वो कहीं ना कहीं अच्छे माने जा रहे थे, खासकर जो कि ऐसा तबका सोसाइटी का जो कि दबा कुचला सकता तबका माना जाता है, तो उनके लिए काफी अच्छे माने जा रहे थे। तो इसलिए ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, एक शब्द यूज किया था अनटचेबल। तो अनटचेबल का मतलब एक तरीके से ऐसे देखते थे कि हाँ ये वो काम करेंगे, जैसे कि एक तरीके से ये गंदगी को साफ करना, बिल्कुल इस तरीके से कि हाँ यही काम ये करेंगे। गटर साफ करने वाली बात आज भी बोले तो ये बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट को दे दो ये काम, तो ये गलत है। इस तरीके से कोई काम कर रहा है, कोई भी करो, उसमें कास्ट कहां से आ गई? तो अगर नहीं करना है तो फिर किसी को भी नहीं करना चाहिए, तो इंसानियत वाली चीजें होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमेशा जो आप लोगों को ये बात नजर आएगी, जो अनटचेबल सेक्शन जिसको बोलते थे नॉर्मली हम, वो हमेशा अंग्रेजों के फेवर में काम करता था। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि अब तक यार हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए गए हैं, तो इससे अच्छा तो यही हमारे, इसलिए हमारे देश में अंग्रेज जो है ना 200 साल तक शासन करके चले गए, हम लोगों को पता भी नहीं चला। पता है क्या रीजन था? उससे पहले जो राजा रजवाड़े थे वो भी ऐसी हरकतें किया करते थे, तो लोगों को फील ही नहीं हुआ कि कोई अलग से आके हमारे ऊपर रूल करने लगा। तो इसी तरीके से जब लोगों को पता चलनी स्टार्ट हुई चीजें, पढ़ लिख कर कुछ लोग बाहर गए, वहां से समझ के चीजें है कि यार ये तो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं था। नहीं कहते एक
एक छोटी सी कहानी सुनाई जाती है कि बच्चों को अगर पढ़ाना है तो उनको बच्चे बनकर पढ़ाओ, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अरे मतलब पढ़ाते रहो, तो बच्चे बोलेंगे अरे यार हमको तो पता ही नहीं आता, तो पढ़ाने लगा ठीक है, हम तो सोच रहे थे खेलेंगे यहाँ पर आज, तो वाली बात है, तो हमको पता ही नहीं चला कब हमारे ऊपर रूल होने लगा, हमको लग रहा था कि तो बिल्कुल ऐसे चल रहा है, ऐसे पहले चल रहा था। तो ये सारी कंडीशन आप लोगों ने समझी होगी। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग बताइए, जो गांधी जी के द्वारा कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया गया था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को ये देखने को मिला, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी बनता है। गांधी जी और अंबेडकर जी के द्वारा यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई जो कि काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, एक दोनों के द्वारा मिलकर बात की गई, पूना पैक्ट के तौर पर आप लोग इसको देखते हैं। इसमें क्या था, कॉमनवेल्थ अवार्ड दिया गया था यहाँ पर बेसिकली, तो उसको वापस लेने की बात की जा रही थी। देखिए अंग्रेज क्या करते थे, उनकी नीति थी कि फूट डालो शासन करो, तो वो हमेशा फूट डालने की कोशिश करते थे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लेवल पर डिवाइड करने की कोशिश किया करते थे। तो इनके द्वारा जब बात करें मोंटेमेलो रिफॉर्म, आप लोगों ने सुना होगा, उस टाइम पे क्या किया गया था इनके द्वारा, 1909 के आसपास में हमारी कंट्री में जो मुस्लिम कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया, तो एक तरीके से उनको अलग से यहाँ पर इलेक्टोरल वगैरह देके, फिर यहाँ पर आगे चल के जो अलग अलग हिंदू के अंदर भी जो कम्युनिटी थी उनको डिवाइड करने की बात की। तो गांधी जी अड़ गए इस पे कि ऐसा हो तो पूरा देश ही डिवाइड हो जाएगा। तो उसके चलते उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी को बोला कि इसको आप वापस लो। कई सारे एग्रीमेंट वहां पर किए गए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है कि गांधी जी के द्वारा जब यहाँ पर फास्ट किया गया तो उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि वो साइन करने के लायक भी नहीं बचे थे इस एग्रीमेंट के ऊपर। तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा उस एग्रीमेंट पर साइन किए गए थे। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बड़ी फ्रीक्वेंटली कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, मतलब कि कुछ डिफरेंट सा हो गया। तो डिप्रेस्ड जो क्लास थी उसको वहां पर कम्युनल अवार्ड देने की बात की गई, जिसके चलते यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हुआ। तो ये याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा साइन किया गया था। गांधी जी की जो कंडीशन है बड़ी खस्ता हो गई थी, तो पूना पैक्ट के बारे में जब आप लोग बात करोगे तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कीजिए 1936 में यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी बनाई गई, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर आप लोगों से जब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछते हैं। 1939 में यहाँ पर इनके द्वारा जो ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो इनके द्वारा जो नाजिज्म की एक तरीके नाजी जो होते थे, देखिए नाजी आप लोगों ने सुना हिटलर की जो एक तरीके से टीम आर्मी आप लोग बोल सकते हैं, तो उनको डिफीट करने के लिए इनके द्वारा सपोर्ट किया गया। रीजन क्या था, रीजन जो सॉरी यार, ये फासिज्म बेसिकली एक रहता था, एक तरीका एक नहीं अपने ही देश को इस तरीके से दिखाना कि हम सबसे प्योर ब्रीड है। और यहाँ पर ये माना जाता था कि हिटलर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कराते थे कि वो ये चाहते थे कि कोई भी ऐसा कोई एक तरीके से कोई दिव्यांग जो लोग है वो पैदा ना हो, उनको बिल्कुल प्योर ब्रीड चाहिए थी। हर एक तरीके से ताकतवर लोग, अपनी अंदर एक अलग ही जोन में इंसान रहा करता था। तो ये हमेशा जो डिप्रेस्ड सेक्शन था उसको बिल्कुल साइड में रख के चलता था। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने हमेशा इसके अपोजिट में काम किया यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीके से डिफीट करने के लिए नाजिज्म को इनके द्वारा अपना सपोर्ट दिखाया गया। जिस तरीके से हमारे देश में हिस्ट्री आप लोगों ने उठाकर देखी, हमारे देश में क्या कंडीशन बनी थी ना, जो एक सेक्शन है उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता था। तो इनको लगा यार एक ऐसा धर्म देखना पड़ेगा जहां पर जिंदगी जो है वो बिल्कुल मजे में चले और कोई किसी की जिंदगी में इंटरफेयर न करे। तो सबसे प्यारा जो इनके सामने चीजें निकल कर आई वो है बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म यहाँ पर एक ऐसा माना जाता है कि वो मिड पाथ पर चलते हैं, ना तो ज्यादा एक्सट्रीम है और ना ही ज्यादा लिबरल है, वो मिड पाथ हमेशा फॉलो करते हैं। जिंदगी को आराम से एंजॉय करो और अपनी जिंदगी एंजॉय करते रहो आराम से। तो इसलिए इन्होंने बुद्धिज्म को अपने गले लगा लिया, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर देखने को मिला। इनके कई सारे फॉलोअर भी इसी तरीके से बुद्धिज्म को अपनाया गया। 90s में जब आप लोग जाओगे यहाँ पर तो इनको भारत रत्न दिया गया देश में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से फैक्ट कई बार पूछ लिया जाता है। और इसी के साथ में अगर आप लोग देखोगे 14 अप्रैल से लेके यहाँ पर अप्रैल 1991 तक ऑब्जर्व किया गया ईयर ऑफ जो सोशल जस्टिस, ये भीमराव अंबेडकर जी की याद में ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो ईयर ऑफ सोशल जस्टिस अगर पूछे तो आप लोगों से तो ये इन्हीं से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर, भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन, तो ये स्टेब्लिश की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के लिए जस्टिस की जब बात करते हैं, एक ऐसा सेक्शन सोसाइटी में कोई साथ में लेके नहीं चल रहा है, तो इनके द्वारा उसके ऊपर काम किया गया। तो इंपावर करने के लिए यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिली 1992 में। और रजिस्टर कहाँ की गई? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जहां पर सोसाइटीज के तरीके से काम किया जाता है, उनको रजिस्टर करके सबको मिलजुल कर काम करना होता है। तो ये सारी चीजें जो कि अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी पर काम करते थे, इनके सबको साथ में लेकर चलना है और सबका विकास यहाँ पर करना है। तो ये इनका बेसिक फोकस यहाँ पर रहता था। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। कई सारे इनके वर्क है जो इनके इनिशिएटिव है जो इनके द्वारा काम किया गया, ठीक है। मूक नायक, ये वीकली थी, यहाँ पर एक पत्रिका प्रस्तुत की जाती थी 1920s में। जनता वीकली थी 1930s में यहाँ पर। इसी के साथ में इनहेलिएशन ऑफ कास्ट ये 1936 में आप लोगों को देखने को मिली। अनटचेबल 1948 में आप लोगों को देखने को मिली। बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956 ये आप लोगों को देखने को मिली।
एक आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछूंगा, इनके द्वारा एक हमारी जो कंट्री में खासकर नहीं एक इकोनॉमी के बारे में, बैंकिंग के बारे में, हमारी रुपये की कंडीशन क्या है उसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी। वो किताब कई बार पूछी जाती है और कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी ये किताब जो नैनो मैगजीन में। देखता हूं किस किस को याद है, बताइए जरा उसके बारे में। ये माना जाता है उसी के बेस पर हमारी कंट्री में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो स्टैब्लिश किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन हमारी कंट्री में जो संविधान के निर्माता, एक तरीके से इन्हीं को बोला जाता है, क्योंकि चीज को ड्राफ्ट करना, तैयार करना, उन्हें कहते हैं आप लोग एक तरीके से आप लोग बोले कि यार इस चीज का खाका तैयार करके दो। आप लोग बोलते हैं ना इंजीनियर को कि यार इसका ड्राफ्ट एक खाका बना के दे देना, नक्शा बना के दे देना, हम लोग घर बनाना है, तो ये होता है ड्राफ्ट तैयार करना। तो एक तरीके खाका तैयार करना उसका, तो उसका खाका तैयार किया गया इन्हीं के द्वारा। तो ये कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे। कितने मेंबर थे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक होमवर्क के तौर पर आप लोग इसको बताइएगा। और जो भी क्वेश्चन के आंसर देगा 1 घंटे के अंदर, तो वो मैं उसको इंक्लूड करूंगा। काफी बच्चे काफी शानदार तरीके से आंसर देते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। तो पार्टिसिपेट जरूर किया करो यार, इससे आप लोगों को भी कई सारी चीजें आप लोग को जानने को मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, एक एक कर आप लोगों के सामने आएंगे और फिर हम लोग न्यूज एनालिसिस देखेंगे। तो अच्छे से चीजों को एंजॉय करना ताकि आप लोगों से जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछो उनके भी आंसर आप लोग दे सको। सबसे पहले यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करूंगा, ये वाला और ये वाला आर्टिकल। यहाँ पर देखिए आप लोगों से कोई पूछ भी ले, जैसे मैं ही पूछ लेता हूँ कोई क्या। अभी यहाँ पर काफी ज्यादा ये न्यूज आ रही है कि कुछ लोगों ने तो कोवैक्सीन लगवा रखी है, कुछ लोगों ने कोविशील्ड लगवा रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है, अगर कोई आप लोगों से पूछने लगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, खासकर जब से नया वायरस निकल कर आ रहा है ओमिक्रॉन, ठीक है। तो ओमिक्रॉन की वजह से यहाँ पर ये सारी मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं। तो अभी ये माना जा रहा है कि जब स्टडी की गई यहाँ पर जो कोविशील्ड है वो लगभग 85% प्रोटेक्टिव थी यहाँ पर मॉडरेट और सीवियर डिसीज के लिए, जबकि ये वाला मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है, 63 प्रोटेक्टिव थी यहाँ पर, जो यहाँ पर सिम्टोमेटिक जो एक तरीके से इन्फेक्शन थे। सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन कैसे रहते हैं, जिनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये उसमें कितनी थी, ये 63% थी यहाँ पर, जबकि कोवैक्सीन कितनी थी, वो 50% आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये कि जिसने कोवैक्सीन लगवा रखी है और जिसने कोविशील्ड लगवा रखी है, तो कोविशील्ड ज्यादा अच्छी है, ये यहाँ पर एक स्टडी सामने निकल कर आई। आप लोगों ने कौन सी लगवा रखी है बताइए, आप लोग कौन सी दवाई आप लोगों ने लगवाई है इन दोनों में से। नॉर्मली ये माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादा प्रोटेक्टिव ये है जो कि कोविशील्ड, और सारे देश में यही दवाई यहां पर दी गई, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। ये स्टडी कब की गई, जब डेल्टा वेरिएंट आ गया। डेल्टा वेरिएंट आ गया उस टाइम पर ये लगा पता तो होना चाहिए कौन सी दवाई कैसे काम कर रही है। तो जब सेकंड वेव यहां पर देखने को मिली और डेल्टा वेरिएंट आ गया, तो उस टाइम पर इन दवाइयों की एफिकेसी चेक की गई थी, कैसे कैसे ये काम कर रही है। तो उसके चलते काफी सारी चीजें आप लोग को देखने को मिली। अब जिसने यहाँ पर आज की डेट में दोनों ही वैक्सीन, एक तरीके से कुछ ऐसे लोग भी हैं, एक तरीके से घर में एक ने दूसरी लगवा रखी है, दूसरे ने दूसरी लगवा रखी है, तो ऐसा नहीं कि डरने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, एक इम्यून सिस्टम डेवलप करने की जरूरत होती है, वो दोनों ही डेवलप करती है दवाई, ठीक है। यानी कि दोनों ही दवाई आप लोगों की बॉडी में जो वायरस डाला गया थोड़ा, जिससे आप लोगों का बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया, तो दोनों ही काम कर रही है। पर लेकिन अभी ये कुछ कंफर्म नहीं है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके खिलाफ ये दोनों काम करेंगी, क्योंकि हमारे केस में हमारे देश में कईयों केस आ गए, तो उसके चलते हफरा थफरी है कि क्या आगे देखने को मिलने वाला है। आप लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने भी अब तक अपना एक डोज लगवा रखा है, दूसरा नहीं लगवाया या एक भी डोज नहीं लगवाया, वो जरूर लगवा लेना, क्योंकि अगर ये कोरोना लग गया ओमिक्रॉन वाला, तो वो काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देगा, वनरेबल कंडीशन बना देगा, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा तरीके से फैलने वाला ऐसी बीमारी है कि अगर एक बार को फुल्ली वैक्सीनेटेड भी है तो आप लोग एक बार को बच सकते हैं। पर लेकिन ऐसे लोग जिनमें अब तक कोई प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं है, जिन्होंने डोज ही नहीं लगाया, या फिर ऐसे जिनको कोई और दूसरी भी बीमारी है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। क्वेश्चन भी आप लोगों से एक तरीके से, क्वेश्चन क्या बेसिकली आप लोगों से, मतलब क्वेश्चन तो देखिए बाद में आएगा जब इंसान बचेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह कि आप लोग अपनी जिंदगी का ध्यान रखें। तो क्वेश्चन ओमिक्रॉन के ऊपर पूछा जा रहा है, कुछ चल रहा है, वो एक अलग बात हो जाती है। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है कि जो फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं, ठीक है, तो पहले उनके ऊपर फोकस देकर उनको बोला जाए कि बूस्टर डोज देना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए आज की डेट में क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक भी डोज नहीं लिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक डोज ले लिए, तो माना यह जा रहा है कि हमारी कंट्री में 85% जो आज की डेट में सिंगल डोज ले चुके हैं लोग, और लगभग 50% जो है वो दोनों डोज ले चुके हैं। तो अभी भी 50% लोग ऐसे हैं जो कि आधा डोज लिया है, अभी भी यहाँ पर 15% लोग ऐसे जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया है। तो सबसे पहले उन लोगों पर फोकस करो जिनके द्वारा अभी एक भी डोज नहीं लिया गया है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरीके से चीजों को लेकर चलोगे कि नहीं पहले उन लोगों को देख लेते हैं जिनको बूस्टर डोज देना है, तो इससे दवाई की कमी भी पड़ सकती है और दिक्कत देखने को मिल सकती है, और ज्यादा हफरा थफरी यहाँ पर सामने निकल कर आ सकती है। तो कम से कम थोड़ा बहुत तो इम्यून सिस्टम लोगों के अंदर आप लोग डेवलप करो जिनके पास में अभी एक भी डोज नहीं मिला है।
डोर टू डोर वैक्सीनेशन का कैंपेन चलाया गया हमारे देश में। 11.7% लोगों का डोज यहां पर बढ़ा, जो कि सेकंड डोज वाला था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फर्स्ट डोज लेकर सेकंड डोज लगवाना ही भूल गए, या फिर उनको लग ही नहीं रहा है कि ये सीरियस है, ठीक है, तो उसको लेकर आगे चल रहे हैं। जैसे कि मुझे भी अभी सेकंड डोज लेके आना है, ओके, तो मैं भी उसको देखता हूं अभी जल्दी 1-2 दिन के अंदर उसको कंप्लीट करूंगा। तो आप लोग भी उसको कंप्लीट करिए, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम अपने लिए तो हम लोग को निभानी चाहिए। इसी के साथ में हमारे देश में 8% हेल्थ केयर वर्कर हैं, 30% यहाँ पर जो 60 से अबव हैं, और 33% जो ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी एज 45 से लेके 59 तक है, अब तक यहाँ पर फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हुए, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको भी अब तक फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं किया गया है। तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, इसकी वजह से जो इंक्रीज बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में वैक्सीन का, लोग ये सोचेंगे एक डोज और लगवा लो, तो उसके चलते अगर दवाई की कमी होगी तो ये काफी बड़ी दिक्कत क्रिएट होती है, आप लोगों को नजर आएगी। तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि कैसे कोविशील्ड जो दवाई, जो कि 90% लोगों को दी जा रही है, मैंने भी कोविशील्ड ही ली थी यहाँ पर, तो इसके चलते इंक्रीज बढ़ेगा और प्रेशर इसके ऊपर, और आप लोगों को ये टैकल करना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पर, जब यहाँ पर बात करेंगे, एक तो सिम्टम नहीं होते हैं, ठीक है, एक में सिम्टम होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे हैं कि ये है कि कोरोना वायरस है नहीं, पर चेक करवा के अगर इसको हम तो बीमारी है, तो यहाँ पर एक तो नेगेटिव, मान लीजिए 96% नेगेटिव है 100 में से, और 4% पॉजिटिव है। जो ये 4% पॉजिटिव है ना, इसमें से 25% आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें सिम्टम्स हैं, बाकी के 75% ऐसे जिनमें सिम्टम्स ही नहीं दिखाई दिए। तो ये भी काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिली। तो कम से कम इसके ऊपर फोकस देकर चलने वाली बात निकल कर आई, यार इसके ऊपर फोकस देते हैं, वरना ये जो आएगा नया वायरस ओमिक्रॉन, ये तो ले डूबेगा लोगों को जिन्होंने यहाँ पर लगवाए नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है भाई साहब, लगवा के आना है। अपने घर में जो कोई भी बचा हुआ है, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना फायदा क्या है आप लोगों का ये सारी चीजें पढ़ने का, जानने का, अगर आप लोग इसको लेकर चल ही नहीं रहे हो सीरियस तरीके से। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अभी जो नया ओमिक्रॉन वायरस है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसका जो वेरिएंट यहाँ पर बोला गया है, तो B11529, ठीक है, तो ये है हमारी जो पहले आया था डेल्टा, उसका आप लोगों को बताना है। जो डेल्टा वाला था ना, उसका क्या है यहाँ पर ये कोड, ये आप लोगों को बताना है। डेल्टा वाला ये खतरनाक माना जा रहा था सबसे ज्यादा। रीजन क्या था? रीजन ये था कि हमारी कंट्री में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज की डेट में ना तो प्रॉपर खाना मिल पाता है इन्हें, एक तरीके से ना पानी, पता नहीं कैसा कैसा पी रहे हैं। आप लोगों ने देखा झुग्गी झोपड़ी में प्रॉपर पानी भी नहीं मिल पाता है। तो आज की डेट में इम्यून सिस्टम हमारा इतना ज्यादा ताकतवर है कि छोटे मोटे वायरस तो हमारे सामने टिक ही नहीं पाए। अब यहाँ पर इसीलिए ये एक ऐसा वायरस निकल के आया जिसने मच्छर कुछ ऐसी गलियों में रहते हैं जिनको मोर्टीन का कोई पता नहीं है। मोर्टीन, अरे वाह क्या सुगंध है यार, इसको तो सुनकर ही मजा आ गया। तो वो वाली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर कि उन मच्छरों की भी इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका है कि उनको भी पता है कि अच्छे लेवल पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम खिसकेंगे यहाँ से। तो इसीलिए अभी यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें नजर आएंगी कि डेल्टा हमारे देश में था, तो यहाँ पर अफ्रीका हमसे भी खतरनाक सिचुएशन में रहता है, तो वहां से निकल के आया अब ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन अब यहाँ पर अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि यूरोप में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, ठीक है, जिनको धूल से भी प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को जरा सी देर में लपेट देगा ये। तो इसलिए सबसे ज्यादा कान खड़े उन्हीं लोगों के हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मजे में रहो कि हाँ हम तो भाई साहब मिट्टी में फलने वाले लोग हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अपने ये डोज जो है वो आप लोग को लेकर आने हैं, क्योंकि आप लोगों को जितना ज्यादा जागरूकता आप लोग फैलाओगे उतनी ही चीजें अच्छे से बढ़ेंगी। तो ये जरूरी है कि इनके ऊपर फोकस किया जाए, ओके। और साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना वो रीजन है जहां से सबसे पहले ओमिक्रॉन निकल कर आया, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में ही पूछा जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ये काफी ज्यादा अभी आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलेगा। ये बेसिकली किस चीज के बारे में है? वैसे तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल थे यहाँ पर लेकिन मुद्दा क्या देखने को मिला वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी रिसेंटली सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को लेकर कई सारे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, जिसमें से सीबीआई जो है वो काफी हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक कैसे अभी समझ लेते हैं। यहाँ पर केरला हमारी कंट्री में एक साउथ इंडिया में आप लोगों को राज्य देखने को मिलेगा जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु को टच करता हुआ नजर आता है। हुआ क्या केरला के अंदर कई सारे ऐसे केसेस चल रहे थे जिसमें गवर्नमेंट के भी कुछ लोग आ गए यहाँ पर चपेट में, यानी कि वहां पर ऐसे केसेस थे जहां पर गवर्नमेंट के भी कई सारे लोग फंस गए कि हाँ एक तरीके से मर्डर के केस में, और उसमें सीबीआई को एंट्री करने का एक तरीके से यहाँ पर प्रावधान नहीं है। रीजन क्या है? रीजन आप लोग समझिए। हमारे देश में टोटल मिलाकर 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर सीबीआई एंट्री नहीं कर सकती है। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, ये रहा, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, ये सारे वो राज्य हैं जहां पर आज की डेट में जो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। तो यानी कि उनको ये लगता है कि यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। हालांकि ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। इसके चलते ये मनाते हैं कि यार आज की डेट में ना सीबीआई का मतलब ही क्या रह गया अगर क्राइम हो रहे हैं और स्टेट उसको एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। तो इसके चलते कई सारे इश्यूज भी अभी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर, तो इसलिए भी ये बार बार न्यूज में आ जाता है। इसके बारे में आप लोग कुछ इंपोर्टेंट मुद्दे मैं आप लोग को बताऊंगा जो याद रखेगा। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा हुआ है कि कैसे इसको लेकर चलना है कि कई सारे राज्यों ने जो जनरल कंसेंट है वो विड्रॉ कर लिया गया है।
तो इसके चलते अब देखा जा रहा है। अब ये जनरल कंसेंट क्या होता है और विड्रॉ किया गया, क्या मतलब है इसका, ये समझिए पहले। सीबीआई जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल की एक अथॉरिटी माना जाता है नॉर्मली कि ये अपोजिशन के खिलाफ यूज किया जाता है। अब उसके तहत यहां पर ये पावर है कि स्टेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि सीबीआई उनके राज्य के अंदर आकर केस को देखेगी या फिर नहीं देखेगी। तो दो तरीके से यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। पहला बोला जा रहा है जनरल कंसेंट और दूसरा बोला जा रहा है स्पेसिफिक कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अलाउ करना कि हाँ भाई साहब आ जाओ, परमिशन देना, ठीक है, आज्ञा देना कि आप लोग आ जाओ, जब मन करे बाराती हो घूमकर चले जाओ, तो उसको जनरल कंसेंट बोलते हैं। तो यहां पर आज की डेट में किसी राज्य के अंदर अगर जनरल कंसेंट दे रखे तो इसका मतलब सीबीआई जो है वो बाराती की तरीके से आएगा और यहां पर उठा के जिसको चाहेगा ले जाएगा, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी, मजे करके जाएगा, ठीक है। तो यहां पर करप्शन का कोई केस हो गया, वॉयलेशन का कोई केस हो गया, तो तुमको परमिशन मिला हुआ है ऑल इंडिया का, तो जहां चाहो तुम अपनी गाड़ी घुमाते रहो, तो इसका मतलब जनरल कंसेंट हो गया। सीबीआई आकर वहां पर केस को देख सकती है। पर लेकिन अगर स्पेसिफिक कंसेंट का मतलब यह कि जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया गया है, ठीक है, अब यहां पर भाई साहब आपकी खातिरदारी नहीं होगी, अब तो आप लोग कोई स्पेसिफिक के जो केस होगा उसी में आएंगे, और वो भी कब, जब यहां पर कोर्ट बोलेगा कि भाई साहब कोर्ट बोलेगा कि ले मेरा कोर्ट पहन के जा, तुम्हारे कोर्ट में तो अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो व्हाइट कोर्ट बोले, सुप्रीम कोर्ट बोले, तब जाकर यहां पर एंट्री होगी अब उस स्टेट के अंदर में कि हाँ ये केस जो है ये सीबीआई को सौंप दो। तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो डिसीजन लिए जाते थे अब वो नहीं लिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर निकल कर आया। इसी के चलते क्या यहां पर ऑलरेडी केस अगर सीबीआई के हाथ में है तो वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं। यहां पर काजी लिंधु जो दोरजी वर्सेस सीबीआई का केस था 1994 का, ये बोला गया कि जो केस ऑलरेडी सीबीआई में है और जनरल कंसेंट आप लोगों ने छीन लिया तो वो केस सीबीआई के हाथ में ही रहेंगे, उनको आप लोग सीबीआई से नहीं छीन सकते। तो ये मुद्दा अभी यहां पर देखने को मिला। तो हुआ क्या, हुआ ये यहां पर जो रूलिंग पार्टी है उसके भी कई सारे लोग और भी कई सारे लोग यहां पर अभी चपेट में आ गए। जब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल की उसमें 24 लोगों का नाम आ गया, तो 24 लोगों का नाम आ गया, तो सीबीआई कैसे पहुंच गई भाई साहब यहाँ पे, यहाँ तो ऑलरेडी बोला था सीबीआई एंट्री नहीं कर सकती। तो ये है केरला हाईकोर्ट। केरला हाईकोर्ट को लगा कि जैसे इंक्वायरी चल रही है जो यहाँ पर ये केस निकल कर आए मर्डर के, तो उसमें यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, तो केरला हाईकोर्ट ने ये जो केस था वो सीबीआई को सौंप दिया। तो अपने आप नहीं आई है, केरला के द्वारा इसको न्योता दिया गया है, केरला हाईकोर्ट के द्वारा। तो सीबीआई की इंक्वायरी में यहाँ पर 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है, तो जिसके चलते यहां पर केरला की गवर्नमेंट के भी लोग हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है, जब संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में आप लोग जाओगे तो 3 लिस्ट है, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसमें जो यहां पर स्टेट लिस्ट है उसी के अंदर आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर देखने को मिलेगा। जब लॉ एंड ऑर्डर यहां पर मेंटेन करने की बात आती है तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ये बोला गया राइटर के द्वारा फेल हो गई है। उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो अभी गुहार लगा रहे हैं, पर लेकिन अभी वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे पर। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग होनी चाहिए यार उनके खिलाफ। ये अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड आप लोग लेकर चले तो ये तो गलत बात है कि हाँ हमारे लोग हैं, हमारे लोगों के हाथों से किसी की जान चली गई है और आप लोग अपने हिसाब से इसको ना उसको केस को इधर उधर कर देते हैं। तो ये सीबीआई की इंक्वायरी अगर ऐसे हुई है जिसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं थी तो फिर तो सही है, उसको इंक्वायरी करने दो और जो केस निकलकर जो रिजल्ट आता है उनको सजा दो, उनको लटकाओ फिर उल्टा। तो ये होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। ये नहीं कि कोई गरीब फंस गया तो बेचारे की उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, और अमीर फंस गया तो पुलिस उसके चक्कर लगा रही है, वो भाई साहब जा नहीं रहा है जेल में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सीबीआई को सीबीआई के तरीके से काम करने दो। उस बॉडी का पर्पज ही ये था, इसी पर्पज के लिए यहाँ पर बनाई गई थी ताकि वो इस तरीके से काम कर सके, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी सीबीआई के बारे में ये कुछ आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन यहाँ पर इसकी अपॉइंटमेंट कमेटी के अंदर कौन कौन मेंबर होता है। ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था अब की बार जब यहाँ पर हमारे देश में ऐसा हुआ कि लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर सीबीआई के जो हेड थे वो डिसाइड कर लिए गए, जो पर्सन प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर रहे थे वो पर्सन नहीं लिया गया। ऐसी बातें देखने को मिली। तो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से काम करती है यहाँ पर, और हमारी कंट्री में डायरेक्टर के द्वारा हेड की जाती है। तो कौन थे वो डायरेक्टर जो अभी बनाए गए हैं ये बताना। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मतलब हमारी 3 तरीके की बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसी के साथ में स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव। तो ये एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। स्टैट्यूटरी क्या होता है, पार्लियामेंट में लॉ पास करके बना दी, और कॉन्स्टिट्यूशन जिसे संविधान के अंदर लिखा हुआ है बातें, तो कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंस के अंडर में यहाँ पर ये आती है। अब क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर ये एक तो कमेटी का नाम आप लोगों को बताना है, और बाकी अपॉइंटमेंट अगर किया जाता है सीबीआई का तो वो किसके बेस पर यहाँ पर कि 2 साल का टेन्योर होना चाहिए, वो किससे हक निकल कर आता है यहाँ पर। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। कई बार रिपीट कर चुका हूं, फिर आप लोगों को जब कल आंसर बताऊंगा तो बता दूंगा एक बार, तो इनका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो सीबीआई का चैप्टर भी है पॉलिटी के अंदर, वो आप लोगों का कवर हो जाता है आसानी से अगर इस तरीके से आप लोग कवर करके चलते हैं। सारी चीजें वैसे नोट्स अगर आप लोग पीडीएफ देखेंगे तो नोट्स में आप लोगों को चीजें डाल के दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो उसमें तो वो चीजें आप लोगों को मिल ही जाती है। तो छोटी छोटी बातें यार थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान दे लोगे
तो आप लोग कई सारे छोटे छोटे मोटे मोटे क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग अटेम्प्ट करके आसानी से निकल जाओगे और कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो आप लोग को इसका आइडिया रखना है। जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो बात कर रहे हैं यूएई के बारे में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में। हालांकि आर्टिकल तो यूएई के बारे में है कंप्लीटली कि वहां पर वुमेन का इंपावरमेंट कैसे हो रहा है, वो सारी बातें यहां पर डिस्कस की जा रही है और भी कई सारी मुद्दे आप लोगों को वुमेन के बारे में वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उस आर्टिकल से रिलेटेड जो मैं इंपोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बताने वाला हूं वो इंडिया और जो यूएई के रिलेशन के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखिए कहां पर ये लोकेटेड है। अपनी कंट्री यहां पर हो गई, यहां से अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को यहां पर ये यूएई देखने को मिलेगा एग्जैक्टली लोकेशन। थोड़ा सा इसको जूम कर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि ऊपर पर्शियन गल्फ है, नीचे गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है जिसकी कैपिटल अबू धाबी। ठीक है, और दुबई यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिटी है, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, ये छोटू सा एक पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, ये यहाँ पर इसका नाम आप लोगों को बताना है, ये किसकी कंट्री के कंट्रोल में, ये भी आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में रिसेंटली। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर बहरीन हो गया और ये कतर हो गया, इसी के साथ में इधर हो गया एक खतरनाक देश और इधर हो गया दूसरा खतरनाक देश जिनकी आपस में हमेशा लगी रहती है, और यहाँ पर हो गया ओमन। ठीक है, तो ये है मैप जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी आर्टिकल क्या है पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसमें क्या बातें की गई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो दुनिया में पहला ऐसा देश आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर वुमेन इंपावरमेंट पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है आज की डेट में, वुमेन इंपावरमेंट पर हर जगह। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर अभी अगर बात करें तो इसके अंदर कई सारी चीजों पर फोकस किया गया। पहले तो ये बोला गया कि अभी 50वीं एनिवर्सरी यहां पर सेलिब्रेट की जा रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो उसके चलते जो इंडिया के जो इसके चलते जो यहाँ पर इंडिया के जो एम्बेसडर है वहां पर, ठीक है, डॉक्टर अहमद अल बर्मा, ठीक है, तो उनके द्वारा रिवील की गई कई सारी बातें, तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि 50% उनकी जो एम्बेसी स्टाफ है वो महिला है, यानी कि जो एम्बेसी का स्टाफ है 50% वहां पर वो आप लोगों को महिला देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात है कि 30% जो यूएई की जो एम्बेसडर है वर्ल्ड वाइड, तो वो भी आप लोगों को महिला देखने को मिलेगी, लगभग 30%। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें उनकी जो कैबिनेट है वहां पर जो है एक तरीके से कैबिनेट जो मिनिस्टर है वो भी लगभग 30% आप लोगों को महिला देखने को मिलेगी। हमारे देश में 30% 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी महिलाओं को 2008 में, पर लेकिन आज तक भी उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। पर लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए महिलाओं को बाकायदा किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये काफी सोचने वाला मुद्दा है जिसके बारे में हम लोग को अपने देश में भी सोचना चाहिए, क्योंकि महिला जो कि लगभग हमारे देश का 50% पॉपुलेशन है, अगर उसको इग्नोर करके चलेंगे तो कैसे लेकर चलेंगे। इवन अभी यहाँ पर याद रखेगा 2020 में जो यहाँ पर अभी दुबई एक्सपो हुआ था उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी वहां पर वो भी यहाँ पर महिला के हाथ में इनके द्वारा बागडोर दे रखी थी, और अभी यूनाइटेड नेशन में अंदर जो इनका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो भी महिलाएं ही हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है काफी अच्छे से इन चीजों पर फोकस देकर चल रहा है। नॉर्मली माना जाता है कि मुस्लिम कंट्री के अंदर में महिलाओं को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, कि मुस्लिम कंट्री में कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। हालांकि है जैसे अफगानिस्तान के अंदर आप लोग चले जाएंगे तो बिल्कुल कट्टरपंथी के तरीके से चीजों को फॉलो करके चल रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो काफी अच्छे से एक लिबरल सोसाइटी बनाई जा रही है और तगड़े कानून भी है कि कोई उल्टी सीधी हरकतें भी यहाँ पर नहीं कर सकता है। तो को एग्जिस्टेंस और कोऑपरेशन मिलकर एक दूसरे को टॉलरेंस के थ्रू हम लोग को आगे लेकर चलना चाहिए, यही फोकस यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जब बात करें तो यहाँ पर इनके द्वारा एक तरीके से यहाँ पर बात की गई थी कि 2019 के द्वारा ऑब्जर्व किया गया ईयर ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब एक दूसरे को टॉलरेट करना है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को सहने के लिए तैयार नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारा रूममेट जो है ना हम लोगों से इरिटेशन होने लगी है, तो यार आप लोगों को ना कल को चलकर कहीं और काम करोगे वहां पे भी इरिटेशन आप लोगों को होगी। आप लोगों को ये चीजें थोड़ी सुधारनी चाहिए कि उसको टैकल कैसे करना है, आप लोगों को उसका सॉल्यूशन देखना है, ना कि हमेशा फ्रस्ट्रेट आप लोगों को रहना है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखोगे तो सॉल्यूशन आप लोगों के निकलेंगे। अपना कोई लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लो आप लोग जाकर, ठीक है, कोशिश ये करो कि रूम में कम से कम रहो, उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो, तो उसको भी बोलो कि यार थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर न करें एक दूसरे की, काम की बातें करो, तो उस तरीके से आप लोग चीजों को टैकल करते हुए नजर आएंगे। तो सारी चीजें आप लोग अपने हिसाब से चला सकते हैं, बस एक शर्त है कि आप लोग को अपना माइंड जो है वो इस तरीके से रखना है ताकि एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रख सके, उससे वहां पर सॉल्यूशन आप लोगों को निकलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तो ये है जिसके बारे में याद रखिएगा। इवन यहाँ पर एक छोटी सी बात ये बताई गई, एपीजे अब्दुल कलाम सर जो हमारे प्रेसिडेंट थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया था। ठीक है, जब पहली बार प्रेसिडेंट बने तो पहली बार विजिट किया गया यूएई में, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बाकी इंडिया और यूएई के रिलेशन के बारे में अगर बात करें तो कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि इंडिया और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इनके द्वारा लॉन्च किए गए यहाँ पर इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इकोनॉमिक के मुद्दे में जब आप लोगों से पूछे जाते हैं तो कई सारे मुद्दे आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में अगर बात करें यूएई के और इंडिया के जो करंट अगर बात करें तो ये काफी बड़ा पार्टनर है, लगभग थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है हमारे देश का। ठीक है, 2019-20 में जो कि 59 बिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया जाता है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, आयरन स्टील रह गए, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और क्रूड ऑयल वगैरह ये सारी चीजें, और गोल्ड वगैरह ये सारी चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं। कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कैटेगरी में आती है। तो यूएई के साथ में अगर बात करें, एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में अगर हम लोग सीईपीए, तो ये अगर हम लोग साइन कर लेते हैं, तो यहां पर सीईपीए यानी कि इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव जो एग्रीमेंट, तो काफी सारी चीजें आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो साइन की गई थी 2017 में, तो दोनों कंट्री म्यूचुअली इससे फायदा हुआ है और आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। अभी भी बात करें इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बारे में, तो एक फ्री ट्रेड पैक्ट होता है। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है कि यार हमारे देश में से अगर कुछ वहां पर ले जाकर बेचेंगे ना, तो वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे और हम उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, या फिर बहुत ही ना के बराबर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा कि कर जो है वो काफी कम यहाँ पर लगाया जाएगा, और इसी के साथ में एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे कि जो भी यहाँ पर अगर कंपटीशन जैसे कैसे चल रहे हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है एक दूसरे के, तो उसको सपोर्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये, कुछ सामान वहां से खरीद कर लेकर आते हैं, और अगर उनमें वहां पर अपने देश में अगर उनको बेचना है, तो उनके हिसाब से उनको सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा नहीं कि मनमानी चलाएंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये काफी एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट बना जाता है, जिसमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और जो भी दिक्कतें होती हैं उनको हम लोग दूर करने का काम करते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं दोनों के बीच में। ऐसा ही एग्रीमेंट हम लोगों ने साउथ कोरिया और जापान के साथ में साइन कर रखा है, जिसके साथ में हमारे रिलेशन काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इनको भी हम लोग उस पैटर्न में लेकर आगे चल सकते हैं। तो ये यहाँ पर मुद्दा भी आप लोग को देखने को मिला। ठीक है, एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, ये है यहाँ पर आंगनवाड़ी के बारे में। आंगनवाड़ी क्या होती है और कब इसको स्टार्ट किया गया, और ये रिसेंटली न्यूज में किस लिए है, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, अभी हमारे देश में अगर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, तो काफी लो लेवल पर पहुंच गया कोविड-19 के चलते, और ये हमारे देश की बात नहीं थी, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग को इंपैक्ट देखने को मिला। तो गांव वाले एरिया में जो छोटे छोटे इलाके होते हैं, छोटे तबके होते हैं, वहां पर आंगनवाड़ी रहती है। आंगनवाड़ी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क है रूरल एरिया में, जो कि काफी बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों को सपोर्ट करने में। ठीक है, तो उनकी केयर करने में, उनको पढ़ाने में, उनकी हेल्थ के बारे में, उनको मान लीजिए कल को चल के उसके टीके देने, कोविड-19 के उसमें सपोर्ट किया गया, पोलियो के टीके पिलाने उसमें सपोर्ट किया गया। तो ये स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर में 1975 में, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस प्रोग्राम है उसके तहत यहाँ पर स्टार्ट किया गया, ताकि जो भुखमरी है और जो कुपोषण के शिकार है उसको यहाँ पर देखा जा सके। तो आंगनवाड़ी को यहाँ पर कोर्ट यार्ड शेल्टर की तरीके से देखा गया यहाँ पर। तो यानी कहने का मतलब है कि सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाला जो कोर्ट यार्ड शेल्टर एक तरीके से, तो आंगनवाड़ी उसको बोला गया। ठीक है, तो आज घर का आंगन है, उसमें देख रेख करने वाला इंसान, तो बच्चों के लिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो अभी ये माना गया जब कोविड-19 आया, तो उसके चलते जो एजुकेशन है वो काफी ज्यादा दिक्कत में देखने को मिली, तो आंगनवाड़ी ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। तो मैंने बोला ना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये जो प्रोग्राम है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों की ध्यान रखने की कोशिश की जाती है। ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था कि फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, इसी के साथ में प्री प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, अगर हेल्थ के चेकअप के बारे में बात करें, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। और चिल्ड्रन अंडर 6 के चलते यहाँ पर, और जो मदर है, यानी कि बोला ना जच्चा और बच्चा दोनों के ऊपर ध्यान देने की बात की गई, ताकि उनको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो 1975 से चल के यहाँ पर ये चीजें चली, जो स्कीम लॉन्च की गई थी, और फिर डिसकंटिन्यू की गई आगे चल के फिर से इसको रीलॉन्च किया गया बाद में चलकर। ठीक है, तो उस टाइम पर यहाँ पर 10th 5 ईयर प्लान के अंदर इसको फिर से रीलॉन्च किया गया। अच्छा, हमारे देश में अभी जो लास्ट 5 ईयर प्लान है, क्या आप लोगों को पता है वो कौन सा था? ठीक है, और पहला जो सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक ऐसा 5 ईयर प्लान है जिसके अंदर हम लोगों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोग क्यों बता रहा हूं, इनका आप लोग रिवीजन करते रहा कीजिए। पॉलिटी के अंदर मैंने पढ़ा रखा है, प्लानिंग कमीशन भी आप लोगों को पढ़ाया और नीति आयोग भी पढ़ाया। ठीक है, तो पॉलिटी में इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने तैयार किया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्लानिंग कमीशन खत्म तो हो गया, पर लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले आते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया। ठीक है, हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्री है वो किस 5 ईयर प्लान के द्वारा एस्टेब्लिश की गई। तो ये छोटी छोटी बातें जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। 2005 में एक स्टडी की गई इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर, कि बोला जाता है कि कई बार ये इफेक्टिव देखने को नहीं मिलता है, यानी कि एक तरीके से कई बार तो बोलते हैं कि नॉट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द मेलन्यूट्रिशन, यानी कि जो कुपोषण का शिकार है उसको ढंग से इफेक्टिव नहीं है रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी कोई, तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया। मान लीजिए आज के डेट में मैं जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, एक बच्चा जो है वो पेपर दे के आ रहा है, बता रहा है सर इतने सारे क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, और एक बच्चा ये कि वो पेपर ही देने नहीं जा रहा है, या पेपर देने जा रहा है तो वहां पर एक तरीके से रिवीजन करके नहीं जा रहा है,
तो उसका मतलब ये थोड़ा ना होगा कि मैंने उस वाले बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसको मैं पर्सनल गाइडेंस दे रहा था और आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस नहीं दिया, मैंने तो सबको एक जैसे से पढ़ाया। तो प्रोग्राम जो है उसके इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। कई सारे एरिया में मान लीजिए है ही नहीं है आंगनवाड़ी, ठीक है, तो उसमें कैसे आप लोग चीजों को लेकर चलोगे। और एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बना कोविड-19 के टाइम पर, इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन पर काफी ज्यादा लोगों के द्वारा फोकस दिया गया, क्योंकि ऑफलाइन सारी चीजें बंद हो गई, इवन लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए भी यहां पर मना कर दी। तो उस टाइम पर बात यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है जिसको हम अच्छे से लेकर चल सकते हैं। एजुकेशन के बारे में आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, खासकर जब बच्चों की एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन का सिस्टम एक ऐसा बना रखा है कि उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो 2002 में हमारे संविधान में संशोधन किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या किया गया कि एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया बच्चों के लिए। तो फंडामेंटल राइट बनाया गया कहां पर, तो आप लोग जाएंगे पार्ट 3 के अंदर, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में एक आर्टिकल डाला गया है इनके द्वारा, आर्टिकल 21। ये वही आर्टिकल है जिसमें राइट टू लाइफ के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी कि राइट टू लाइफ का जो फंडा आता है वो इसी आर्टिकल से निकल कर आता है। और इसी आर्टिकल से जो केस पुत्तास्वामी केस था ना, वो प्राइवेसी, वो भी यहां पर इसी आर्टिकल से निकल कर आया। तो इसी आर्टिकल में संशोधन करके आर्टिकल 21A ऐड किया। तो मैंने पॉलिटी के जितने भी लेक्चर आप लोगों को लिए हमेशा ही बताया कि किसी भी आर्टिकल के पहले अगर ए लिखा हो, बी लिखा हो कैपिटल वर्ड में, तो इसका मतलब यह है कि वो संविधान में संशोधन करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसको ऐड किया गया है। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखेगा। तो बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट बनाया गया यहां पर, लेकिन इसी के साथ में एक काफी बड़ा चेंज किया गया हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में। फंडामेंटल ड्यूटीज में यानी कि हाँ तो बच्चों का हक बन गया, पर लेकिन उनका हक उनको प्रोवाइड कौन कराएगा, उनके माता पिता प्रोवाइड कराएंगे। तो माता पिता की ड्यूटी बना दी फिर कि आप लोग उनको बच्चों को एजुकेशन दो, ये आप लोग की ड्यूटी हो गई। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये आर्टिकल कहां पर देखने को मिलेगी, ये 51A के अंदर देखने को मिलेगी। देखिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर बेसिकली फंडा क्या रहता है। फंडा ये रहता है कि यहाँ पर एक तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी जो है उनको आप लोग कोर्ट में जाकर फोर्स नहीं करा सकते कि यार ये फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा अपनी, पर हाँ बच्चे कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारी एजुकेशन हमको नहीं मिल रही है, ठीक है। इसी तरीके से डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, तो उसको भी देखने को मिलेगा। उसको आप लोग कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते कि यार गवर्नमेंट जो है हमको जॉब नहीं दे रही है, ठीक है। आप लोग बोल सकते हो कि कुछ ऐसी बातें कि हाँ गवर्नमेंट को 5 साल बाद देख लेंगे अगर वो इस तरीके से करेगी तो वो ओनली आप लोग बोल सकते हो। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि आप लोगों को समझने होंगे कि कहां पर क्या क्या चीजें जो है इन्फोर्स की जा रही है और कहां पर क्या चीजें इन्फोर्स नहीं की जा रही है। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, कई बार कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं। तो ये ऐसा एजुकेशन जो सिस्टम अभी हमारे देश में इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि अभी एजुकेशन पॉलिसी लेके आई गई 1968 में पहली, 86 में दूसरी, और अभी यहां पर 2020 में जो तीसरी एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। तो उसमें एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा फोकस देने की भी बात की गई, तो उसके चलते भी न्यूज में था। तो अभी एक नया सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि रेगुलरली लगातार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को ये बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज तो हमारी कंट्री में ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। बट ये क्वेश्चन आप लोग बताइए एक और एक्स्ट्रा फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि यहाँ पर माँ बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई, वो कौन सा संविधान में संशोधन करके कब ऐड की गई थी, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। हंसने का मन कर रहा है वैसे मेरा कल बताऊंगा क्यों हंसने का मन कर रहा है कई बार ना मैंने कहा ना कि जब आप लोग पढ़ा करो तो आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर जो है वहीं पर ही देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है कई बार, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से आप लोग चीजों को लेकर चलोगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें जिसके ऊपर अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आप लोगों को कई बार आंसर जो है अपने आसपास में ही आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, तो ये थी यहाँ पर बातें, आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, कल का डिस्कशन किस किसी ने नहीं देखा, संडे वाला डिस्कशन जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर फर्टिलाइजर के बारे में डिटेल में मैंने सारी बातें आप लोगों को बताई, जो मैंने बोला था ना संडे में आर्टिकल डिस्कस कर लूंगा जो आप लोगों का बच जाएगा, तो डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बात की जा रही है अभी डेटा पॉइंट के बारे में। गुजरात जो है हाईएस्ट शेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर जो बच्चे हैं खासकर उनके बारे में बात करें तो एनीमिक आप लोग हैं, खून की कमी जो यहाँ पर निकल कर आई है। तो ये सोचने वाली बात है यहाँ पर, जो अगर बच्चे के बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एज जो है वो 6 से लेके 59 तक है, ठीक है। तो ये इसके चलते आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी जो मंथ की यहाँ पर रखी जा रही है। तो गुजरात आप लोगों को सबसे नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के द्वारा रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट इंक्रीज एनीमिया, तो इसके अंदर इंक्रीज किया गया एनीमिया। तो हमारी कंट्री में अभी जो नेक्स्ट जो अभी हमारी कंट्री में नेशनल जो हेल्थ फैमिली सर्वे अभी प्रस्तुत किया गया, तो उसके बारे में बात की जा रही है।
तो स्टेट वाइज कहां कहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। एनीमिया क्या होता है, वो खून की कमी होती है। तो खून की कमी का शिकार कौन कौन सा राज्य कहां कहां पर है, तो ये सारा डेटा दे रखा है कि लद्दाख है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो सारा डेटा आप लोगों के सामने यहाँ पर, जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं उस राज्य के बारे में आप लोग देखेगा, उसके बारे में कम से कम आप लोग को डेटा तैयार होना चाहिए। तो ये यहाँ पर चीजें जो है उसी के बारे में बता रखी है कि कैसे कैसे एनीमिया की जो प्रॉब्लम थी, वो पहला सर्वे था, उसके बाद में उससे पहला, तो उनमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही थी। तो यहाँ अलग अलग तरीके से भी प्रेजेंट किया गया, कुछ सर्वे को कंपेयर किया जा रहा है कि पहले ये था अब ये था। तो ये कुछ डेटा पॉइंट आप लोगों के सामने इनके द्वारा रखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें आप लोगों को रटनी है, पर फिर भी एक ओवरव्यू अगर आप लोगों के पास में रहेगा तो फिर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो उसको एक ओवरव्यू को लेकर आप लोगों को चलना है बेसिकली। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट मुद्दे भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर निकल आ रहा है, ये है नागालैंड के बारे में। नागालैंड के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा समझिएगा, क्योंकि कई बार कई सारी चीजें, कई सारे इश्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर उसमें क्या हुआ, एक ऑपरेशन के तहत यहाँ पर नागालैंड के अंदर काफी सारी दिक्कत हुई, तो 15 जो सिविलियन की जान यहाँ पर चली गई। तो नागालैंड हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य नजर आएगा, यहाँ पर आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये किसको, आसाम को, और उधर अरुणाचल प्रदेश और नीचे मणिपुर को टच करता है नागालैंड। तो यहाँ पर कई सारे लोगों की जान चली गई। तो इसके चलते अभी झड़प देखने को मिलती है, तो कई सारी ऐसी दिक्कतें यहाँ पर सामने निकल कर आती हैं और पूरे देश में फिर इशू देखने को मिलता है। तो ऑपरेशन के तहत यहाँ पर एक चीजें यहाँ पर निकल कर आई, पर लेकिन आप लोगों से ये तो कोई नहीं पूछेगा कि नागालैंड में सारी चीजें चल रही है। जैसे आप लोगों से पूछा सकता है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है उसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, ये गलत चीजें हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, वो उसको मेंटेन नहीं रख पाए, तो ये एक अलग चीज होगी। पर लेकिन मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोगों को बताऊं तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 से लेकर 10 तारीख तक नागालैंड के बेसिक दिसंबर के महीने में। ठीक है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो यानी कि अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पर एक तरीके से हॉर्नबिल फेस्टिवल का ये सीजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, जो कि नागालैंड के अंदर आप लोगों को निकल कर आता है। एक है यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर इंतांकी नेशनल पार्क, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, इसके बारे में पूछा जाता है कई बार, तो ये भी आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रख सकते हैं। और भी कई सारी चीजें लोकल एरिया के बारे में आप लोगों से अगर कोई पूछने लगे तो आप लोग याद रखते हैं कि कई बार नहीं कैसे एरिया का कैसा क्लाइमेट है, तो यहाँ पर बात जाता है कि एक तरीके से मानसूनल ड्राई आप लोगों को यहाँ पर ये क्लाइमेट इनका देखने को मिलेगा। नागालैंड जो था हमारे देश में, जो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो नागा टेरिटरी जो थी स्टार्टिंग में तो आसाम का पार्ट रहा, फिर आगे चल के ये अलग से एक राज्य के तौर पर आ गया। 1957 में जो नागा हिल एरिया था आसाम के अंदर में, ठीक है, तो उसको लेकर आगे चले 1960 में यहाँ पर इश्यूज को रिजोल्व किया गया। फिर आगे चलकर यहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई 1964 में, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर नागालैंड जो है वो राज्य के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर सामने देखने को मिला। इसलिए डेट आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, 1963 में यहाँ पर नागालैंड जो है वो एक नया राज्य के तौर पर यहाँ पर निकल कर आया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं नागालैंड के बारे में जो कि आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी दिल्ली एयरपोर्ट पर भी फर्स्ट केस ओमिक्रॉन का मिल गया, तो पूरे देश के अंदर दुनिया भर के केस अभी निकल कर आ चुके हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखनी है। बिहार केरला में अपडेट किया गया, डेथ का टोल अभी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर से कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। तो इन सब मुद्दों के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक काफी दिक्कतें देखने को मिल जाती है जब किसी बर्फ वाले इलाके में आप लोग जाओ और वहां पर इस तरीके से जाम लग जाए और ऊपर से बर्फबारी चारों तरफ को देखने को मिले, तो कंडीशन काफी ज्यादा टाइट हो जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर लद्दाख के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो कौन है जो अभी इरादा बना रहा है कि घूमने जाना है लद्दाख वाले एरिया में, बताइए जरा, थोड़ा सा देख के जाइएगा। कई सारी चीजें अभी देखने को मिल रही है रिसेंटली। कोरोना वायरस है तो मैं तो ये कहूंगा घर से ही ना निकलो फिलहाल अभी, जब तक चीजें जो है थोड़ा सा नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, अपना ध्यान रखो, जान है तो जहान है, अपने डोज वगैरह लो, उसको पूरा थोड़ा सा करके रखो। ठीक है, आगे चलते हैं। उड़ीसा के अंदर अभी जो मैंने बोला था ना जावा रेन के बारे में, तो वो अभी यहाँ पर बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा है, तो उसी के बारे में आप लोग याद रखते हैं। बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर ये साइक्लोन देखने को मिला, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सऊदी अरेबिया के द्वारा यहाँ पर इसका नाम दिया गया। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, इसका नाम है लिबरल या फिर मर्सीफुल, दयावान एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये कई सारे केसेस जो देखने को मिलते हैं साइक्लोन के, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो किस किस के द्वारा यहाँ पर नाम दिए जाते हैं, तो ये नाम देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी 1972 में, और अभी यहाँ पर जो नामकरण करने की बात की गई ये निकल कर आया। तो इसके अंदर ये वाले देश आप लोग को नजर आएंगे, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, तो ये यहाँ पर अपने अपने नाम सजेस्ट करते हैं और फिर इनके द्वारा नाम दिए जाते हैं। साइक्लोन वैसे साइक्लोन ही है, हुरिकेन ये अलग अलग एरिया में इसको नाम पुकारते हैं, टाइफून यहाँ साइक्लोन, और ये विली ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में। तो ये इंपोर्टेंट मुद्दा कई बार आप लोगों से देखने को मिल जाता है। तो अभी यहाँ पर इसी के बारे में अभी ये कई दिन और न्यूज में रहेगा। कल भी मैंने काफी डिटेल से आप लोगों से डिस्कस किया था, तो हल्का सा रिवीजन आप लोगों का करा दिया, इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। एक छोटी सी बात अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पर, जो कि आप लोगों को बता रखी है, पूछोगे या फिर बता दो, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर
हम लोग कई बार देखते हैं कि साइक्लोन के लिए जब कहीं पर किसी पर्टिकुलर एरिया में साइक्लोन आता है तो एक कलर वार्निंग दी जाती है, ठीक है, कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर कलर वार्निंग देती है कि यहाँ पर साइक्लोन की वजह से ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो उसमें एक कलर वार्निंग जो दी जाती है उसके बारे में आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन सा कलर जो है जिसकी वजह से बात करें कि साइक्लोन एक इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों से पूछ लो मैं कि कलर वार्निंग के बारे में बताना, तो आप लोग क्या बताओगे कौन सा कलर जो है वो कौन सी वार्निंग के लिए दिया जाता है, क्या आप लोगों को पता है इसके बारे में? तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, देखता हूं, चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कर एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि जब साइक्लोन आता है तो ये वाला कलर जो है ये वाली वार्निंग के लिए यूज किया जाता है और ये वाला कलर जो है ये वाली वार्निंग के लिए यूज किया जाता है। तो उसके बारे में आप लोग बताइए, देखता हूं कौन कौन सी आंसर देता है। पता होना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी ना कई बार यार आप लोगों से पूछ ली जाती है। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा तो फिर आप लोग बोलोगे कि हाँ ये कैसे आ गया क्वेश्चन। तो रिवीजन आप लोग करते रहोगे तो आप लोग ये सारी चीजें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिक पर्पज यही रहता है कि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ते रहो ताकि रिवीजन भी करते रहो, और रिवीजन करोगे पढ़ोगे तो फिर चीजें चलती रहेगी। तो कलर वार्निंग के बारे में बताना है, फिर से कल एक बार आप लोगों को मैं इसके बारे में बता दूंगा। ये अगर दिल्ली के अंदर जाओगे तो यहाँ पर मौज मस्ती की जा रही है, जो बेसिकली मोर वगैरह है उनके द्वारा खूनी दरवाजे के ऊपर। खूनी दरवाजे को आप लोग लाल दरवाजा भी बोलते हैं और इसको यहाँ पर काबुली दरवाजे के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इंडिया गेट के पास में आप लोगों को देखने को दो, एक तरीके से कई सारे गेट है ना, तो उन्हीं में से एक गेट आप लोगों को नजर आएगा, दिल्ली गेट बेसिकली। तो इसके चलते बोला जा रहा है बहादुर शाह जाफर जो थे इंडिया के, जो यहाँ पर बेसिकली बहादुर शाह जाफर, ठीक है। तो गेट जो लोकेटेड है यहाँ पर दिल्ली गेट, उन बहादुर शाह जाफर मार्ग पर आप लोगों को नजर आएगा, उन्हीं के नाम से मार्ग का नाम है यहाँ पर। आज के डेट में 13 ऐसे गेट आज लोगों को दिल्ली में नजर आएंगे। ये जो था यहाँ पर ये ओल्ड दिल्ली के अंदर में ये शेर शाह सूरी के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया था। हमारे देश में सबसे लंबा रोड जो है वो शेर शाह के द्वारा ही बनाया गया था। उस रोड का नाम आप लोगों को बताना है, कहां से लेकर कहां तक वो कनेक्ट करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन आप लोग बताना है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है हमारे देश में जुडिशियल न्यूज को लेकर बात की, जुडिशियल जो ढांचेगत के विकास के लिए बात की जा रही है। तो अभी यहाँ पर कई बार ये बोला गया कि जुडिशरी के अंदर एक तरीके से ना ढांचागत विकास नहीं है, कहीं पर आप लोगों को सारी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। तो इसके चलते बोला था कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट जो दिया गया यहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत अलग अलग राज्य में, तो उसी को बताया गया कहां कहां पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप लोग हल्का सा देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर अभी एडिटर है आसाम पोर्टल के, बेसिकली उनको चार्ज किया गया है देशद्रोह के उपलक्ष्य, मतलब देशद्रोह चार्ज उनके ऊपर लगा दिया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। तो देखिए एक ये माना जाता है कि देशद्रोह जब आप लोग किसी के ऊपर लगाते हो तो किस बेसिस पर उसको लगाया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। तो उसके चलते यहाँ पर अगर बातें की जाए तो यानी कि किसी के भी ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा दे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर जो देशद्रोह के चार्ज के बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडियाज के बारे में रखना है। जब यहाँ पर चार्ज लगाया जाता है तो ये माना जाता है कि ऐसा नहीं है कि आज ही हम लोग ये चार्ज लगा रहे हैं, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि यहाँ पर 1837 के एयरफेयर में यहाँ पर थॉमस मैकाले जो थे वो यहाँ पर इंडियन पिनल कोड लेकर उनके लिए कमेटी को बनाया गया इंडियन पिनल कोड के लिए, और 1860 में फिर उनके द्वारा इंडियन पिनल कोड को इंप्लीमेंट किया गया। पर लेकिन स्टार्टिंग में देशद्रोह का चार्ज नहीं था, 1870 में फिर आगे चलकर देशद्रोह का चार्ज जो था उसके अंदर इंक्लूड किया गया, ये सेक्शन 124A के तहत में। तो वही सेक्शन 124A जो है वो आज की डेट में हम लोग यूज करते आ रहे हैं। पर इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या, यहाँ पर जिन सेक्शन 124 हम लोग अपने देश में यूज कर रहे हैं और जो अंग्रेज लेकर आए थे वो आज की डेट में देशद्रोह के चार्ज जो है वो अपने देश में से हटा चुके हैं, पर हम लोग अपने देश में इनको यूज कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा मुद्दा आप लोग कई बार देखने को मिलेगा कि अंग्रेजों के बनाए गए रूल जो है वो हम लोग यूज करें देशद्रोह के तौर पर हम लोग चार्ज लगाते हैं। तो यहाँ पर जो डिफाइन भी किया जाता है इसके अंदर, कोई भी पर्सन अगर यहाँ पर किसी भी सिंबल के थ्रू, साइन के थ्रू कोई उल्टी सीधी हरकतें कर जो एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ करता है गलत तरीके से यानी कि प्रोटेस्ट कर रहा है वो एक अलग बात है, पर लेकिन अगर इस तरीके से तो देशद्रोह की कैटेगरी में उसको डाल दिया जाता है। तो ये कई सारे मुद्दे देखने को मिलेंगे। तो कई बार ये भी मानता है कि गलत तरीके से मिसयूज किया जाने वाला ये मुद्दा है, इसको हम लोग को चेक करते रहना चाहिए कि सही हो रहा है फिर गलत हो रहा है। तो ये है यहाँ पर एक मुद्दा छोटा सा। बाकी एंटी ड्रोन के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर अभी इसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है। अमित शाह जो थे यहाँ पर, ये बीएसएफ हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको आप लोग बोलते हैं। तो बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और बीएसएफ किस किस एरिया में काम करती है तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। बेसिकली इंडिया और जो बांग्लादेश पाकिस्तान बॉर्डर पर आप लोग को देखने को मिलेगी। हेडक्वार्टर बीएसएफ का कहां है, वो न्यू दिल्ली में आप लोग को नजर आएगा। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो सीएपीएफ का पेपर भी होता है ना, तो वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बीएसएफ है, तो बीएसएफ यहाँ पर बात की जाती है कि ड्यूटी ऑन टू डेथ, ठीक है, यानी कि एक तरीके से ड्यूटी ही सब कुछ है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हमारी कंट्री में इसका जो अभी ये डे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो उसी के सेलिब्रेशन के बारे में बात की जा रही है कि 57 जो राइजिंग डे सेलिब्रेट यहाँ पर किया गया, उसी के चलते ये न्यूज सामने निकल कर आई। बाकी श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में भी झड़प देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लिंचिंग देखने को मिली, तो उसी के चलते यहाँ पर ये बातें चल रही है। तो दो भाई लड़ रहे हैं ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं आर्टिकल को, ठीक है।
हैदराबाद बेस्ड एक पर्टिकुलर मैन था, उसके द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया एक तरीके से रॉकेट, ठीक है। तो अपनी कंट्री में प्राइवेट वाले भी आगे आ रहे हैं, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो टेस्ट किया जाएगा फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट क्रायोजेनिक जो इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम बेसिकली यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर सामने निकल कर आ रहा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यूएसए वगैरह में आप लोग जाएंगे तो काफी लार्ज स्केल पर ये चीजें यूज की जाती हैं। अभी हमारे देश में नई नई ये चीजें आनी स्टार्ट हुई हैं, तो इसलिए हम लोग इनके बारे में बेसिकली इनको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट याद रखेगा, 3 पॉइंट आप लोगों को मैंने पढ़ाए थे, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। एक बोलते हैं यहाँ पर टर्बोजेट, एक बोलते हैं रामजेट और एक को बोलते हैं स्क्रैमजेट। तो जो स्क्रैमजेट होता है यहाँ पर ये सबसे हाई स्पीड से चलने वाला चीजें होता है। तो क्रायोजेनिक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर यही सिस्टम यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये सिस्टम जो यूज किए जाते हैं, इसके चलते क्या रहता है, स्पीड काफी ज्यादा हाई आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसके चलते यहाँ पर ये सिस्टम एक नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो इसमें क्या रहता है बेसिकली, इसमें हवा आती है अंदर से और फिर उसको जैसे ऐसे नहीं हो गया, ऐसे सिस्टम रहता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से ऐसे आप लोग देख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। मान लीजिए इधर से हवा आ रही है तो यहाँ पर कंप्रेस्ड होती है और फिर यहाँ पर ये जाती है। अब गुब्बारे देखिए, गुब्बारे को जब छोड़ोगे आप लोग हवा तो ऐसे उड़कर जाएगा वो, तो वो वाली सिस्टम आप लोग यहाँ पर यूज होता हुआ नजर आते हैं। तो इसके बारे में बेसिकली वो टेक्नोलॉजी को यूज करके अभी हमारी कंट्री में चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो एक अच्छा तरीका आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जो कि क्रायोजेनिक सिस्टम पे काम करता है। हमारी कंट्री में कई सारे सिस्टम है जो हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि हम अपडेट कर रहे हैं चीजें, ठीक है। तो जीएसएलवी जो मार्क 3 है तो उसके चलते भी यहाँ पर हम लोग इसको सिस्टम को यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी। तो ये काफी अच्छे से यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी रहती है तो लेटेस्ट चीजों को यूज करते हैं तो उसका फायदा रहता है, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ पर फैमिली के द्वारा डोनेट किया जा रहा है जो यहाँ पर इनके जो भी चीजें थी मोरारजी देसाई जी की, तो पीएम म्यूजियम के अंदर में, ठीक है। तो मोरारजी देसाई जो है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहे, तो आप लोग ये बताना कब से कब तक आप लोग को देखने को मिले, ठीक है। तो एक छोटी सी बात आप लोग बताइएगा। इसी के चलते जो नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया के अंदर और 7 यहाँ पर ओमिक्रॉन के केस आ चुके हैं और अभी यहाँ पर जो ओमिक्रॉन के केस के नाम पर लोग जो हैं वो अभी डोज लेने के लिए अब यहाँ पर बेसिकली काफी ज्यादा उमड़ रहे हैं भीड़। तो ये भी एक मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इन सब चीजों के बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। आगे जो यहाँ पर अभी बात की जा रही है तो यूएसए ने यहाँ पर बेसिकली अभी यहाँ पर तालिबान को बोला है कि गलत हरकतें कर रहे हो, तो यहाँ पर एक्स सिक्योरिटी जो फोर्स जो किल कर दिया गया यहाँ पर तालिबान के द्वारा, तो अभी यहाँ पर चीजें सुधरी नहीं है, आगे और भी बिगड़ेंगी। तो यहाँ पर देखो कब तक चीजें सुधर पाती है। ह्यूमन राइट का हनन यहाँ पर हो ही रहा है, बाकी इंडिया अपने लेवल पर अच्छी चीजें करने की कोशिश कर अपनी साइड से, तो वो एक अलग बात है। इंडोनेशिया के अंदर वोल्केनो के इरप्शन के बारे में बात की जा रही है। तो वोल्केनो कहते हैं ज्वालामुखी का फटना, और रिंग ऑफ फायर के बारे में मैंने अभी 2 दिन पहले आप लोगों को पढ़ाया था। तो ये कौन से ओशन में आप लोगों को देखने को मिलती है ये बताइए, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। कई सारे आप लोगों से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इस तरीके के, तो किस ओशन में यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, तो रिंग ऑफ फायर, इसके बारे में आप लोग बताइए, ठीक है। तो ये जो वोल्केनो होता है ये ज्योग्राफी में भी आप लोगों को टॉपिक देखने को मिल जाता है, ओके। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं जो कि आप लोगों ने कई बार इसके बारे में पढ़ा भी होगा। एक छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ना कि मैग्मा होता है, लावा होता है, ठीक है। तो इनके बारे में अगर बात करें तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं, तो आप लोग को ये बताना है इसके बारे में बेसिकली यहाँ पर। तो मैग्मा जो होता है वो अंदर होता है या फिर बाहर होता है, जब यहाँ पर चीजें हो रही है, और लावा कहां पर होता है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई वोल्केनो फट रहा है, ठीक है, तो ये वोल्केनो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर जो यहाँ पर वो गर्म पदार्थ आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको आप लोग मैग्मा बोलते हैं। जैसे वो फटकर यहाँ से बाहर निकल कर आता है इस तरीके से यहाँ पर वो फिर जमीन पर आने लगता है, उसको लावा बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, मैग्मा और लावा में डिफरेंस आप लोगों से, तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। जब ये लावा बाहर निकल कर आता है वही सरफेस पर फैलता है, और अगर आसपास कोई लोग होते हैं तो उनको अपनी चपेट में ले लेता है, तो ये दिक्कतें देखने को मिल जाती है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके बारे में थी ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। बाकी मैंने आप लोगों से सुडोकू पूछा था, तो एक बच्चे के द्वारा सेंड किया गया, टाइम भी लिखा गया, तो आप लोग भी टाइम लिख सकते हैं। आज का जो है ये 4 स्टार आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी ये शब्दावली है आप लोगों के सामने। तो पेसिमिस्टिक जो होता है वो निराशावादी होता है, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर स्टिफलिंग के बारे में, तो दम घुटना, ठीक है। प्रेग्मेटिक होता है एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा अच्छे पॉजिटिव चीजें रखता है हर चीज को लेकर, ठीक है। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता आप लोग बोल सकते हैं। क्लेरी ये होता है पुरोहित, उसके बारे में बात की जा रही है। ये क्वेश्चन के आंसर काफी अच्छे से दिए गए हैं कई सारे बच्चों के द्वारा। तो यहाँ पर आज है बेसिकली सुनीता प्रसाद, ठीक है। तो इनके द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए, डिटेल में बताया गया जो मैंने पूछा था। तो शक्ति जो यहाँ पर कैक के बारे में कौन थे उस टाइम पर, करंट कैक कौन है, तो जी यहाँ पर मुर्मू है, इनका नाम याद रखेगा, ठीक है। एनपीके मैंने कल पढ़ाया काफी डिटेल में, तो याद रखेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कितने ये बताइए कितना कितना यहाँ पर लेते हैं कि स्टैंडर्ड क्या है वो आप लोग बता सकते हैं। और ब्लैक सी के बारे में मैंने पूछा था। तो ये है आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो अच्छे से लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आज लेक्चर थोड़ा सा आप लोगों को लेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मॉर्निंग में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इलेक्ट्रिसिटी की, पता नहीं क्या मतलब है।
वैसे तो यहाँ पर सारा प्रीपेड है, मैंने उसमें मतलब बिल भी फिल करा रखा है, पर लेकिन दिक्कत है वहां पर पता नहीं क्या देखने को मिली। मैंने बात की फिर वहां पर, तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी थोड़ा टाइम लगे, तो मॉर्निंग में जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो आई नहीं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो राउटर चलता है वो चल नहीं पाया, ठीक है। वैसे रेगुलर लाइट रहती है पर लेकिन राउटर नहीं चल पाया लगभग पौने घंटे मॉर्निंग में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरनेट ही चल पाया, लैपटॉप तो थोड़ा सा था पर लेकिन दिक्कतें निकल के आ रही थी, तो उसी के चलते थोड़ा सा ये लेट हो गया आज, ठीक है। कल को आप लोगों को टाइम पर देखने को मिलेगी, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए और फीडबैक देकर जुड़ जाके वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।